व्हाट इज अ परफेक्ट स्किन आपके ख्याल में? Okay. So, मेरे ख्याल में perfect skin is the one that you enjoy, that you are looking for, that you achieve. और ये हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है. प्लस जिस हम जियोग्राफिकल एरिया से हम बिलोंग करते हैं, हमारी परफेक्ट स्किन में एक वर्ड जो है ना वो वाइट का जो है ना समहाउ ऐड हो गया है, जो मेरी डेफिनेशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं है या फॉर्चुनेटली नहीं है. तो perfect skin is the one that actually adds to your confidence, that does not decrease your motivation, boost उसको decrease नहीं करती बल्कि उसको add up करती है, और जिसके ऊपर कोई disease नहीं है, and if at all कोई disease है तो आप उसकी take care कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में perfect skin वही है, no matter उसका tone क्या है, वो whitish tone में है, वो whitish में है या वो tan में है. Until and unless वो glowing है. Yes, until and unless वो glowing है. And I've seen people far more accomplished जो कि टैनिश कॉम्प्लेक्शन के साथ वो चीजें कर लेते हैं जो बहुत सारे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले भी नहीं कर सकते. तो इसके ऊपर भी हम आएंगे डिस्कशन में इंशाल्लाह. लेकिन फॉर नाउ परफेक्ट स्किन इज द वन दैट यू एक्चुअली एंजॉय, एंड दिस इज नॉट फार फ्रॉम रियलिटी. यू कैन अचीव दिस. अच्छा, आजकल लोगों में एक तो अपने आप को फेयर करना बहुत कॉमन है. क्या ये हम कर सकते हैं? चंद इंजेक्शंस मार्केट में है, गोलियां आती हैं, पाउडर्स कई अवेलेबल हैं, तो क्या वो वाकई गोरा करते हैं? इसमें ना अगर आप मुझसे दिल की बात पूछो ना तो गोरा नहीं करते. गोरा नहीं करते. बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद. लेकिन गोरा नहीं करते. सिर्फ टोन चेंज हो सकती है उन लोगों की हु आर एक्चुअली डेफिशिएंट इन दैट ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और अदर लाइपोइक एसिड वगैरह. अगर आपकी बॉडी में अच्छे वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है और आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, तो मोस्ट लाइकली यू आर नॉट डेफिशिएंट इन दोज मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. हाँ, अगर बाय चांस वो कम है आपकी बॉडी में और हम आपको आईवी इंजेक्शंस के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू वो दे देते हैं, तो देयर इज an improvement in the skin tone, and you can actually reduce the tone by 1 or 2 shades. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टैन या काला बंदा जो है ना वो बिल्कुल गोरा हो सकता है, ऐसा नहीं है. अच्छा, इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि सिंपली ग्लूटाथायोन को भी एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. आप लोगों से कहते हैं फहद मिर्जा कैसे वो ना गोरा हो गया, काजोल कैसे गोरी हो गई उसने, तो उसमें ये कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं. सिर्फ ग्लूटाथायोन को या आईवी ड्रिप्स को आप एट्रीब्यूट ना करें. उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला है, उन्होंने डाइट बदली है, उन्होंने सनस्क्रीन को इज्जत दी है. बिल्कुल. तो उसके बाद ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं. लेकिन खाली इनके ऊपर रिलाई करना और ये कहना, और मुझे खुद बताएं, अगर इफ एट ऑल इट हैड बीन पॉसिबल, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई पैसे वाला बंदा काला होता? बिल्कुल नहीं होता ना. सबके सब गोरे हो चुके होते और हमारा जनरल कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो चुका होता. बट सिंस वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया, और हमारा जो इंडो पाक रीजन का कॉम्प्लेक्शन है वो ये है. सो इट्स बेटर कि वी एम्ब्रेस इट on the right time, और हम इसी को जो है ना थोड़ा और पॉलिश करें. वैसे डॉक्टर साहिबा, मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि गोरे रंग से ज्यादा अट्रैक्टिव स्किन और अट्रैक्टिव कलर जो है वो शायद विटिश ज्यादा होता है. हाँ, विटिश पूरी दुनिया में माना जाता है. देखिए, लोग टैनिंग बेड्स पे जाते हैं. यूरोप में तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि वो सन बेदिंग करते हैं और टैनिंग बेड्स पे जाते हैं जस्ट टू हैव अ विटिश कॉम्प्लेक्शन. विटिश इज बिकॉज इट इज फार मोर अट्रैक्टिव. वही बात है, ग्लोइंग और शाइनी स्किन है तो सब कुछ है. अच्छा डॉक्टर साहिबा, आंखों के नीचे खड्डे, डार्क सर्कल्स, आई बैग्स बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? हाँ, ये मल्टी फैक्टोरियल है. इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं. उसमें 1 by 1 करते हैं. मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं पहले कहती हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी आंखों के नीचे की जो स्किन है सिर्फ ब्लैक हुई है या जैसे आपने कहा खड्डे पड़ गए हैं, फैट लॉस भी हुआ है. ये डिफरेंट चीजें हैं. सो डार्क सर्कल इज डिफरेंट एंड अंडर आई हॉलोइंग इज डिफरेंट. तो अगर तो सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं तो वो तो जेनेटिक भी हो सकता है. पिगमेंट्री चेंज एक आया, पिगमेंटेशन बढ़ गई है बिकॉज आपने कोई अंडर आई एरिया की केयर नहीं की. दिस इज अ स्किन विच इज थिनेस्ट. पूरे चेहरे के ऊपर सबसे पतली स्किन यहीं पर है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है और सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस इसके हैं. अगर आप धूप में सनग्लासेस नहीं पहन रहे हैं, अगर आप आई कॉस्मेटिक्स अच्छी नहीं लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीप लाइनर वगैरह, और अगर आपका जो फेस वॉश है वो अच्छा नहीं है, मेकअप रिमूवर अच्छा नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आप अंडर आई एरिया की केयर नहीं कर रहे हैं. और प्लस 25 ईयर्स अबव अगर आप सोने से पहले अंडर आई स्किन के ऊपर कोई अच्छा सा इमोलिएंट, हाइड्रेशन के लिए कोई चीज, हाइलुरोनिक एसिड, सीरामाइड, समथिंग नहीं लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गो डल और आहिस्ता आहिस्ता डलनेस से फिर काली होगी. नाउ कमिंग ऑन टू द हॉलोइंग, कि जो फैट लॉस हो जाता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जो स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा होता है ना, यंगर लॉट में ज्यादातर मैंने ये देखा है जिनका मोर देन कपल ऑफ आवर्स स्क्रीन टाइम है, एंड दे आर इनटू द हैबिट ऑफ स्क्विंटिंग लाइक दिस. I mean, you're not comfortable reading something or looking at the screen and then you do this with your eyes. Whole your muscles are into tension. आंखों के muscles जब वो tense होते हैं ना, तो यहाँ जो fat है उसके ऊपर pressure डालते हैं. आपकी सारी फैट लॉस जो है ना उस वजह से हो सकती है, अंडर आई हॉलोइंग हो जाती है. योर डाइट इज नॉट गुड, यू आर नॉट टेकिंग एनी चीज और गुड फैट्स. आप बैड फैट्स लिए जा रहे हैं जो कि आपके हिप के ऊपर आ रही है या टमी पे जा रही है, बट ये वाली जो फैट है यहाँ नहीं आ रही है, तो फिर वो भी एक फैक्टर अंडर आई हॉलोइंग का हो जाता है. और नॉट टू फॉरगेट फ्रूट्स एंड विटामिन्स, रॉ हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट. हाँ, एंड हाइड्रेशन. तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं इनको. बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, फ्यू डेज बैक आई वाज इन कराची एंड आई मेट अ यंग मैन. ही वाज 34 years एंड ही हैड गुड अंडर आई हॉलोइंग. तो सिंस वो मुझे मेरे ख्याल में मतलब वो यंग बंदा था, उसको नहीं होनी चाहिए थी. सो आई आस्क्ड हिम कि आपकी अंडर आई हॉलोइंग इतनी ज्यादा क्यों है, अदरवाइज यू आर अ यंग मैन. तो उसने कहा कि प्रोबेबली मेरा ना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और मैं ना पतला रहने के शौक में ना और जिम भी करता हूँ तो मैं खाता कम हूँ. तो वंस यू आर जिमिंग और आप अपने बॉडी की जो फैट है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट टेकिंग गुड फैट्स, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को सिर्फ ये मैसेज जाता है कि उसने फैट लॉस करना है. अगर आप डेवस्टेटेड रह के अपना फैट लॉस करते हैं किसी भी तरीके से, डाइट कम करके या एक्सरसाइज करके आप फैट लॉस करते हैं, तो एक मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये ब्रेन भी फैट का बना हुआ है. यस, बॉडी को ये सिग्नल ही जाता है कि मैंने फैट लूज करनी है, कहाँ से करना है, कहाँ से करनी है, ये नहीं उसको जाता. तो वो यहाँ से भी हम लूज कर देते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, फैट लॉस, सारा फेस के कॉन्टोर्स खराब हो जाते हैं. प्लस यू कैन लूज फैट फ्रॉम योर ब्रेन एज वेल. एंड आई हैव सीन यंग पीपल लैंडिंग इनटू अर्ली पार्किंसंस. अर्ली पार्किंसंस, अर्ली ब्रेन चेंजेस, डिमेंशिया, कोग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी चीजें उनमें होती हैं जो ना रैपिड वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं विदाउट एवर थिंकिंग कि उन्होंने अपना जो गुड कैलोरीज हैं वो कैसे अचीव करनी है. So भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है. क्या करना है. अच्छा, मार्केट में इतने सारे सिरम्स हैं, प्लीज हमें बताएं कि उनको किस टाइम कब यूज करना है. जैसे हेलुरोनिक एसिड हो गया, नायासिनामाइड हो गया, विटामिन ए के हम सिरम्स देख रहे हैं, ई सी, कौन से यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किस एज में और क्या, प्लीज. हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, क्योंकि सिरम्स की ना कोई एज नहीं है. ठीक है, अगर कोई कहता है कि यंग बंदे ना करें, लड़कियां ना करें, टीनेजर्स ना करें, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, करना चाहिए, सबको कर लेना चाहिए अपनी स्किन के मुताबिक. टाइम रहते कर लेना चाहिए. हाँ, इट्स टाइम रहते कर लेना चाहिए. जो परफेक्ट अगर मैं सीरम बोलूं फॉर अ स्किन, तो यू नीड टू नो योर स्किन फर्स्ट. ऑफ कोर्स, लिसन टू योर स्किन व्हाट इट सेज, और फिर उसके मुताबिक. फॉर एग्जाम्पल, एक खातून है जो कि ज्यादा कॉमन सिनारियो में बता रही हूँ, 30+ एज है, बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, बट शी इज नॉट यूजिंग एनी सीरम्स. तो मैं आई वुड रिकमेंड कि प्लीज मिनिमम, जो बेयर मिनिमम है ना, वो रेटिनॉल तो यूज कर लें, बाकी छोड़ दें. विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल सीरम आप यूज कर लें. कम से कम ये होगा कि ओपन पोर्स आपके नहीं बनेंगे, फाइन लाइंस जो हैं वो देर से बनेंगी, बुढ़ापा आएगा लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी, एंटी एजिंग है, कोलेजन बनती रहेगी आपकी साथ साथ स्किन की. तो इस तरीके से. और रेटिनॉल किसी को भी ना इरिटेट इतना ज्यादा करता नहीं है. अर्ली जो लेस देन 1% एंड 1% रेटिनॉल इज फेयरली गुड फॉर एवरीबडी ऑलमोस्ट ना, ये रिएक्ट नहीं करता. और अगर आपको प्रॉपर इंडिकेशंस इसकी पता है किस तरीके से यूज करना है, 1-2 दिन हफ्ते में ऑफ कर दें, एंड 3 to 4 days a week इज इनफ. नेक्स्ट, विटामिन सी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा फेमस तो वही है विटामिन सी. लेकिन एक्नी वाले लोगों को आई वुड वार्न देम अगेंस्ट यूजिंग विटामिन सी, क्योंकि आई हैव सीन पीपल with aggravated disease just because of vitamin C serums. तो ये एग्रीवेट हो जाती है. अगर आपको एक्नी है तो think twice before using. कुछ लोगों को सूट कर भी सकता है लेकिन मेजॉरिटी को नहीं करता. तो विटामिन सी नॉर्मल स्किन वालों के लिए, सीजनल एक्नी वाले भी, सीजनल एक्नी वाले भी उस सीजन में यूज ना करें. जिस सीजन में आपको लगता है आपका सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, एक्नी फॉर्म ज्यादा लीजन्स आ रहे हैं, तो उस सीजन में आप विटामिन सी यूज ना करें. ठीक है. प्लस सूरज में जाने से पहले विटामिन सी यूज ना करें. विटामिन सी इज समथिंग जो कि सनस्क्रीन के साथ ही यूज करना होता है. विदाउट सनस्क्रीन आप उसे यूज ना करें, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका फायदा ही कोई नहीं है, बल्कि वो थोड़ा ग्रेइश सा आपका कॉम्प्लेक्शन कर देगा. तो ऑलमोस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज विटामिन सी, प्रोवाइडेड के एक्नी नहीं है और स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन ऑलरेडी नहीं चल रही, मतलब मुंह लाल नहीं है. कुछ लोगों को रोजेशिया होता है या स्किन रेड हुई होती है, या वो जो वाइटनिंग क्रीम्स यूज कर करके थोड़ा सा मुंह खराब किया होता है, तो उन लोगों को भी विटामिन सी इरिटेट कर सकता है.